हेलो मित्रों, मैं नरेश दाधीच। आज हम बात कर रहे हैं उदारवाद के बारे में। हम सब जानते हैं कि उदारवाद आज राजनीतिक चिंतन में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है और डोमिनेंट फिलॉसफी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उदारवाद की कुछ समस्याएं सामने आने लगी है और जो राजनीतिक विचारक हैं वो ये सोचने लगे हैं कि या तो उदारवाद का विकल्प खोजा जाए या उदारवाद का में कुछ सुधार किया जाए। कुछ चुनौतियां उदारवाद के सामने आ रही है। मुख्य रूप से हम जानते हैं कि कुछ फांसीवादी प्रवृत्तियां देशों में बढ़ती जा रही है और टेररिज्म बढ़ रहा है, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। तो क्या उदारवाद इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा, और अगर सामना नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या संशोधन होने चाहिए, और या हम इस स्तर पर सोचें कि उदारवाद की यूटिलिटी अब समाप्त हो गई है, अब उदारवाद की जो उपयोगिता थी वो समाप्त हो गई है, क्योंकि हर राजनीतिक विचारधारा एक समय विशेष में जन्म लेती है और उस समय की जो चुनौतियां होती है उन चुनौतियों का वो मुकाबला करती है। जब समय परिवर्तित हो जाता है तो चुनौतियां भी नए प्रकार की हो जाती है, और ऐसी स्थिति में क्या हमें उदारवाद का विकल्प खोजना चाहिए। आज सबसे पहले मैं कुछ देर बात करना चाहूँगा कि उदारवाद के समक्ष क्या समस्याएं आ रही हैं। पहले हम ये थोड़ा स्पष्ट कर लें तो फिर हम आगे का प्रश्न देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो उदारवाद के सामने आ रही है वो ये है कि उदारवादी चिंतन में राज्य, जो क्लासिकल उदारवाद था, उसमें राज्य की कल्पना की गई थी कि वह न्यूनतम राज्यों का, मिनिमल स्टेट। बाद में जाकर 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादियों के कारण से राज्य लोक कल्याणकारी बना, और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मजबूत रही। लेकिन 1980-90 के आसपास आते आते लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वापस से चुनौती मिलती है। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड में और रोनाल्ड रीगन अमेरिका में वगैरह में, जिन्होंने 10-10 वर्ष तक राज किया, उन्होंने वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया और वापस से जो क्लासिकल नोशन था स्टेट का, मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य, उसकी तरफ वो बढ़े। और उन्होंने माना कि ना, राज्य के कार्य बहुत कम होते हैं, उनको संकुचित रखना चाहिए राज्य को अपनी शक्तियों का, और अधिकतर काम ओपन स्पेस में देना चाहिए, यानी बाजार को छोड़ देना चाहिए, बाजार, मार्केट में। अब ये बात जो 1970-80 के दशक में आरंभ हुई, वो धीरे धीरे एक नए प्रवृत्ति की तरफ बढ़ती जा रही है, और वो ये है कि राज्य, जो उदारवादी जो ये तर्क दे रहे थे कि शास्त्रीय उदारवाद में न्यूनतम राज्य की कल्पना की गई है, उन्होंने वो तो स्वीकार किया गया, लेकिन धीरे धीरे वो जो न्यूनतम राज्य था वो अधिनायकवादी राज्य में परिवर्तित हो रहा है। यानी जो राज्य तो न्यूनतम है, उनमें जो संविधान है वो भी डेमोक्रेटिक और लिबरल है, लेकिन जो नेतृत्व आ रहा है वो नेतृत्व अधिनायकवादी है। तो एक नई प्रवृत्ति सामने आ रही है कि न्यूनतम राज्य हो लेकिन राज्य अधिनायकवादी हो। हम देख सकते हैं रूस में जैसे, या जैसे ट्रंप अमेरिका में थे, या यूरोप में बहुत से देशों में इस प्रकार का नेतृत्व सामने आया है जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति को बतलाता है। इसलिए ये पहली चुनौती है उदारवादी चिंतन के समक्ष कि क्या जिस न्यूनतम राज्य की कल्पना उदारवाद करता है, उस न्यूनतम राज्य का अधिष्ठाता एक अधिनायकवादी व्यक्ति हो या अधिनायकवादी ग्रुप हो, समूह। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को कैसे सुलझाया जाएगा, ये उदारवादी चिंतन के समक्ष एक पहली समस्या सामने आती है। इसका, और अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो जो एक जर्मन विचारक थे जिन्हें राइटिस्ट माना जाता है, जिन्हें माना जाता है कि वो हिटलर वगैरह को, जिनसे प्रेरणा ली या जो उनको समर्थन करते थे, जो फांसीवादी ताकतों को, उन्होंने ये एक नई प्रकार की जो कॉन्सेप्ट था जिसे उन्होंने चूज़ किया था, स्टेट ऑफ एक्सेप्शन।
जिसको बाद में इटालियन फिलोसोफर है अगमबैन ने इसको बहुत एक्सप्लेन किया है। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन जो जर्मन विचारक कार्ल श्मिट ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था बहुत अच्छे प्रकार से, या एक्सप्लेन किया था हिटलर की जो राज था उसको, कि हर संविधान में, वाइमर संविधान में भी था ये, हर संविधान में एक प्रोविज़न होता है जिसे इमरजेंसी प्रोविज़न कहते हैं, और जिसे माना जाता है उसको जो नाम दिया स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, यानी जब सामान्य स्थितियां चल रही हो तब तो राज्य का नेतृत्व जो संवैधानिक तरीका है उससे किया जाना चाहिए, लेकिन जब स्थितियां गंभीर हो और जिसमें तात्कालिक रूप से कोई एक्शन लेना हो, जब राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाए किसी भी कारण से, तो फिर ये संवैधानिक तरीके से उसका अगर निपटारा नहीं हो सकता, उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो एक प्रोविज़न जो होता है स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, उसका उपयोग किया जाता है। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है कि जिसमें संविधान की सारी धाराओं को सस्पेंड कर किया जा सकता है, और जो राज्य की जो सरकार है उसके पास असीमित पावर आ जाती है, असीमित शक्ति आ जाती है उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जिन परिस्थितियों ने राज्य को खतरा उत्पन्न किया है। ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन रोमन कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, वहाँ पर इसको काम में लिया जाता था, और इसका उपयोग करके वहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर दंड दिया जाता, और उस व्यक्ति को जो व्यक्ति जिसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति राज्य के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है या जिसके कारण से समाज को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो उसको इस प्रोविज़न का उपयोग करके उसको एक दंड दिया जाता था, जिसे उस व्यक्ति का नाम दिया जाता था, उसे कहा जाता होमो सॉसर, और उस दंड ये होता था कि उस व्यक्ति को जिसे कहा जाता है एबेंडन, छोड़ दिया गया राज्य के द्वारा, यानी अब वो राज्य का सदस्य नहीं है, न तो उसको कोई दंड दिया जा रहा है, न उसको कोई पुरस्कार दिया जाएगा, और न कोई व्यक्ति या दूसरा समूह उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्य करेगा, उसको मारेगा या उसके खिलाफ कुछ काम करेगा, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी उसको एबेंडन कर दिया जाता है, उसको अपनी नियति पर छोड़ दिया जाता है, जो सबसे बुरी स्थिति है। आप और हम सोचें कि अगर हमें जो प्रोटेक्शन है समाज का, परिवार का, राज्य का, वो प्रोटेक्शन ले लिया जाए और कह दिया जाए आप अपनी मर्जी से कुछ भी कीजिए और आप अपनी बातों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, हम कोई आपको समर्थन नहीं कर देंगे, तो हमारी स्थिति क्या हो? पुलिस थाने में जाओ तो वो कह दे आप तो होमो सॉसर हो, हम आपके FIR दर्ज नहीं करेंगे। कोई रास्ते में कोई आपको पीट दे तो दूसरे व्यक्ति बचाने नहीं आएंगे कि आप तो होमो सॉसर हो, आप तो अबेंडेंड हो, आप तो छोड़े गए हो राज्य के द्वारा, आप राज्य के सदस्य नहीं हो, हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति की ये जो सज़ा है ये बहुत गंभीर सज़ा मानी जाती थी, बहुत रेयर केसेस में दी जाती थी, और वो व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं रहता था सिवाय इसके कि वो देश छोड़ के चला जाए, नहीं तो वो वहाँ तो पागल हो जाएगा। तो ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन जो प्रोविजंस हैं वो हर संविधान में रखे जाते हैं, और इसका उपयोग अधिनायकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति उसका उपयोग नहीं, उसका मिसयूज़ करता है, दुरुपयोग करता है। ये रखा तो इसलिए गया था कि इसका उपयोग किया जाए, लेकिन वास्तव में होता यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और अभी जो 1970 के बाद का जो दशक इसमें हम देख रहे हैं, उसमें जो प्रवृत्तियाँ सामने आ रही है, उसमें ये जो राज्य हैं उदारवादी राज्य, इसमें जो अधिनायकवादी नेतृत्व सामने आ रहा है वो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का उपयोग कर रहा है, और उस स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का उपयोग करने के कारण से वह अधिनायकवादी बनता जा रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस भारत में देशद्रोह का प्रोविज़न, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का प्रोविज़न है, जिसके आधार पर महात्मा गांधी को सज़ा मिली थी, तो वो प्रोविज़न अभी तक है, उसको हटाया नहीं गया है, और उस देशद्रोह के प्रोविज़न का कई बार दुरुपयोग हो रहा है। हम जानते हैं भारत के अंदर भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है कि देशद्रोह एक ऐसी चीज़ है जिस पर राष्ट्रीयता को खतरा है, हमारे राष्ट्र को खतरा है, ये राष्ट्र के लिए खतरा है व्यक्ति या समूह, तो जनता भी उसको स्वीकार कर लेती है कि नहीं ये राष्ट्र के लिए खतरा है तो हमें इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। अब राष्ट्र के लिए खतरा है या नहीं, इसका निर्णय अगर विवेकीकृत तरीके से हो तब तो ठीक है, और अगर अविवेकित तरीके से हो या अपने जो हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, हमारे बायसेस हैं, हमारी जो द्वेष भावना है, ईर्ष्या भावना है, उसके आधार पर हो तो वो उसका दुरुपयोग होगा। तो ये उदारवाद में एक समस्या सामने आ रही है कि ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन
का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है सभी देशों में, और इसके लिए उदारवादी चिंतन में ये एक मंथन चल रहा है कि क्या किसी संविधान में ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी क्या हम ये माने कि जो संविधान हमने बनाया है उस संविधान के अनुरूप, उस संविधान के आधार पर क्या हम राज्य का शासन नहीं चला सकते, और अगर राज्य का शासन नहीं चला सकते तो उसमें जो संविधान में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर किया जाए, न कि एक ऐसा प्रोविज़न रख दिया जाए जिसको माना जाए कि इस प्रोविज़न का उपयोग करके हम सभी संविधान की शक्तियों का अपने हाथ में ले लें। ऐसा करना जब रखा गया था हर जगह पर, हर संविधान में ऐसा है, तब तो माना गया था कि इससे लाभ होगा, इससे जो ऐसी असामान्य स्थितियां होगी उसमें राज्य का नियंत्रण सही प्रकार से हो पाएगा। लेकिन वो उसका दुरुपयोग जब हो रहा है तो उस दुरुपयोग के कारण से हम ये देख रहे हैं कि उदारवादी चिंतन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और इसके कारण से ये मैं मानता हूँ कि पहली समस्या है जिसकी तरफ उदारवादी चिंतन को ध्यान देना चाहिए।